दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। जहां देश के 16वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद की कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिलाने के लिए अभी से ही रणनीति बननी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की योजना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की है। जहां प्रशांत किशोर ने इसके लिए न सिर्फ नीतीश कुमार के पास प्रस्ताव रखा है बल्कि देश के कई नेताओं से उन्होंने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन की भी मांग शुरू कर दी है। दरअसल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अनौपचारिक बातचीत और बैठकें शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इसकी पहल की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। के चंद्रशेखर राव ने हाल के दिनों में देश के 1 दर्जन विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। के चंद्रशेखर राव की ओर से देश भर के नेताओं से की जा रही मुलाकात और बातचीत के पीछे प्रशांत किशोर की रणनीति बताई जा रही है। जी हां, यानी कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना की तरह अब पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उद्योग विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पटना की तरह पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खुलने से न सिर्फ खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को जबरदस्त फायदा होगा बल्कि पूरा सीमांचल क्षेत्र इससे गौरवान्वित होगा। जब बिहार की खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने इस मामले को लेकर के बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से कई बार मुलाकात कर चुकी है। दोनों नेताओं के बीच सोमवार को भी इस संदर्भ में मुलाकात हुई है। मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया दौरे के दौरान भट्टा बाजार की बहादुरी लेन में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को उस जगह पर लेकर के गई थी जहां की खादी मॉल बनने लायक जमीन की उपलब्धता थी और सब कुछ इसके लिए अनुकूल है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये खुशी की बात है कि पटना के बाद अब पटना के खादी मॉल की तरह मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनना तय हो चुका है। इन दोनों जगह पर कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए लागत से बनने वाली खादी मॉल के निर्माण के लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार गोवर्धन योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों और पशुपालकों से गोबर खरीद करके इसे मीथेन गैस बनाई जाएगी। इस गैस को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे सिलेंडरों में भर करके लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए भी भेजा जाएगा। इस योजना के तहत सरकार बिहार के प्रत्येक जिलों में प्लांट लगाए जाएंगे। योजना के तहत सरकार ने 2025 तक उत्पादन और सप्लाई शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में बिहार में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पशु है जिनके गोबर से किसानों और फिर सरकार दोनों को फायदा होगा। मीथेन गैस निकालने के बाद जो गोबर बचेगा उससे वर्मी कंपोस्ट बना करके बेचा जाएगा, यानी कि जैविक खाद बना करके बेचा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सीवान जिले के कई लड़के लड़कियां जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं वे सभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जहां सीवान जिले के दरौली प्रखंड के सरना गांव के रहने वाले छात्र राघवेंद्र प्रताप ने बताया है कि सीवान जिले के करीब 30 छात्र छात्राएं जो MBBS की तैयारी यूक्रेन में रह करके करते थे वे वहां फंसे हुए हैं। इसको लेकर के उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उन्हें सुरक्षित अपने वतन लाया जाए। उन्होंने बताया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में गोलीबारी हो रही है, वे सभी यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हैं, इसीलिए अभी सुरक्षित है, लेकिन डर सता रहा है कि उनके साथ कोई घटना ना हो जाए। इसको लेकर के उनके घर वाले भी काफी चिंतित है। यूक्रेन से इन सभी छात्रों ने फोन पर बातचीत करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित भारत बुलाया जाए। हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि हम लोग आपके बेटे बेटियों की तरह हैं, हम लोगों का आप सहारा बनिए, आपसे ही हम लोगों को उम्मीद है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले में एक महिला ने आत्महत्या की नीयत से अपने 3 बच्चों को लेकर के तालाब में छलांग लगा दी। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा बच्चा लापता है। यह घटना गुरुवार थाना क्षेत्र के डोमिया गांव के सूर्य मंदिर तालाब की है। वहां मौजूद मछुआरों ने महिला को अपने बच्चों के साथ तालाब में कूदते हुए देख लिया, जिसके बाद उन्होंने फौरन तालाब में छलांग लगा करके महिला को डूबने से बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। जब बाद में 2 बच्चों के शव बरामद किया गया, यानी कि 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा लापता है। यह जिसकी तलाश जारी है उसकी भी मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक डोमरिया गांव की रहने वाली रेखा देवी घरेलू विवाद में अपने 3 बच्चों को लेकर के तालाब में कूद गई थी। जब महिला को स्थानीय मछुआरों के द्वारा समय रहते हुए सही सलामत बाहर निकाला गया। जब महिला को बेहोशी के हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पानी में डूबे 3 बच्चों में से 2 बच्चे के शव बाहर निकाला गया है, जबकि गोताखोरों के द्वारा लापता तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले के सबसे बड़े यानी कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुना दी है। इसके पहले भी चारा घोटाले के 4 दूसरे मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता घोषित हो चुके हैं। अभी तक मिल चुकी सजाओं को जोड़ दें तो चारा घोटाले के 5 मामले में लालू प्रसाद यादव को 32 साल की सजा हो चुकी है, यानी कि लालू प्रसाद यादव 32 साल जेल में रह चुके हैं। आपको बता दूं कि चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 1996 में पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच शुरू हुई थी। इस जांच में उन्हें उनके पटना की विशेष अदालत में सरेंडर और पहली बार जेल जाने की शुरुआत हुई थी। इसके पहले भी 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव को ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। लालू प्रसाद यादव को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जेल में 135 दिन सजा काट कर बाहर निकल गए थे। फिर 1998 में 28 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव दूसरी बार जेल गए और इस बार 73 दिनों तक वे जेल के अंदर रहे। इसके बाद साल 2000 में 5 अप्रैल की तारीख को लालू प्रसाद यादव तीसरी बार जेल गए और 11 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिली थी। साल 2000 में 28 नवंबर को भी लालू प्रसाद यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1 दिन के लिए जेल गए थे। लालू प्रसाद यादव 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए गए और फिर जेल भेजे गए। इस दौरान 70 दिनों तक लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहे। इसके बाद 2017 में 20 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े एक दूसरे मामले में सजा होने के बाद जेल गए, तो 2021 में अप्रैल महीने में उन्हें जमानत मिल गई थी। 21 फरवरी 2022 को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव फिर से 5 साल की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले के पहले मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था। चारा घोटाले का दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से 84 लाख रुपए की अवैध निकासी से संबंधित था। इसमें लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी अदालत द्वारा लगाया गया था। चौथा मामला दुमका कोषागार ट्रेजरी से संबंधित था, जिसमें 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी उजागर हुई थी। लालू प्रसाद यादव को अदालत ने इस केस में भी 5 साल की सजा सुनाई है। अब देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस मामले में कितने दिन जेल में रहते हैं और कितने दिन बाद बाहर आ जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बड़े शहरों में घर बनाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। जब बिहार कैबिनेट की बैठक में इस नियम को मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के शहरी क्षेत्र में ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने वाले नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। इससे बिहार में घर मकान बनाने की प्रक्रिया बदल गई है। इसके बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा सहित बड़े शहरों में घर बनाने के नया नियम लागू कर दिए हैं। उनमें है कि बिहार के बड़े शहरों में 40 फीट या फिर उससे अधिक चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला भवन बनाने के लिए ऊंचाई का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप जितनी चाहे उतनी ऊंची इमारत बना सकते हैं। बिहार के शहरों में 30 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 22 मीटर ऊंचाई वाले G+6 भवन का निर्माण किया जा सकेगा। नए नियम के अनुसार 25 फीट चौड़ी सड़क पर अब अधिकतम 16 मीटर की ऊंचाई वाले G+4 भवन के निर्माण की अनुमति होगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर, जमुई समेत कई जिलों में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है। खबर के अनुसार गुरुवार को दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा जिले में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वही दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि 26 फरवरी 2022 को बिहार के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं। इससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को रात के समय ठंड महसूस होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 3 दिनों के बाद पछुआ रुक रुक करके पूर्वी हवा चलेगी। इसके प्रभाव से बिहार के अलग अलग जिलों में हल्की बारिश होगी, तो वहीं कुछ जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की रहने वाली एक महिला शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। फेसबुक के प्यार के चक्कर में 4 बच्चों की मां बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर ऐसी गई कि फिर वापस लौटने का नाम नहीं लिया। जब मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां सोशल मीडिया पर चैटिंग किसी को इतना प्यार में डुबो देती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भी किनारा कर लेता है। जब बिहार के पूर्णिया की रहने वाली पूजा देवी शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। फेसबुक के प्यार के चक्कर में 4 बच्चों की मां पूजा बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर फरार हो गई। छोटे छोटे चारों बच्चे मां के बगैर काफी परेशान है। वहीं पति विनोद की हालत ऐसी हो गई है कि वह बच्चों और घर को संभाले या फिर बिजनेस करें। यह 4 साल के छोटे बच्चे का रो रो कर हाल बेहाल है। ये छोटे छोटे नौनिहाल अपनी मां से गुहार लगा रहे हैं कि वे जल्द वापस आ जाएं। जब मां के बगैर बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, जब बच्चे घर में बैठे रोते रहते हैं, वहीं पिता कभी उसे खाना बना कर देता है तो कभी होटल से खाना ला करके बच्चों को खिलाता है, लेकिन मां के बगैर बच्चों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब बच्चों के पिता विनोद कुमार का कहना है कि पूजा देवी को फेसबुक से गुरुग्राम के एक व्यक्ति से प्यार हुआ और वे रात में अचानक घर छोड़कर फरार हो गई। जब उसने इसकी सूचना स्थानीय सहायक खजांची थाना को भी दी। विनोद भी अपनी पत्नी से गुहार लगा रहा है कि बच्चों के लिए वे घर वापस आ जाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस बीच प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। जहां इलेक्शन प्रचार करने के दौरान बीजेपी के एक विधायक ने बड़ा और विवादित बयान दिया है। अक्सर बीजेपी के नेता अपने मुंह से गलत बयानबाजी निकालते हैं, विवादित बयान देते हैं। जहां उसी कड़ी में एक और विधायक का नाम भी जुड़ गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी नसों में मुस्लिमों का खून दौड़ रहा होगा। जहां उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जहां वह हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी भी हैं। वह इस बार भी डुमरियागंज विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राघवेंद्र सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बताइए क्या कोई मुसलमान मुझे वोट करेगा? इसलिए आप ये जान लीजिए, अगर इस गांव के हिंदुओं ने किसी और को वोट दिया तो माना जाएगा कि उनके नसों में मुसलमान का खून है। इतने उत्पीड़न के बाद भी अगर कोई हिंदू दूसरी तरफ जाता है तो उसे जनता में अपना चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए। इस वीडियो में उन्हें अपशब्द कहते हुए भी सुना जा सकता है। जब वे कहते हैं कि और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है, क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा, मुझे अपमानित करोगे तो मैं अपमान सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रख दूंगा। ये धमकी भरा मैसेज बीजेपी के नेता ने दिया है, बीजेपी के प्रत्याशी ने दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी हिजाब को लेकर के विवाद गहरा गया है। जब बेगूसराय की एक बैंक में आई एक गर्ल स्टूडेंट से हिजाब उतारने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जो आपको कल भी केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया है। जब परिजन का आरोप था कि बैंक वालों ने पैसे देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि पहले हिजाब उतारो तभी पैसे दे पाएंगे। यह छात्रा और उसके पिता ने बैंक वालों से बहस की। अब बैंक के मैनेजर रितेश कुमार ने सफाई दी है, जहां उन्होंने कहा कि कैशियर को लगा कि हस्ताक्षर में फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने लड़की को सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए बोला कि हम आपकी पहचान करना चाहते हैं। यह हिजाब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बैंक बिना प्रूफ वेरीफाई किए पैसे नहीं निकाल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सीबीआई पर भाजपा के एक प्रकोष्ठ की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि देश में चारा घोटाला ही सबसे बड़ा घोटाला है। बिहार में ही 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, परंतु सीबीआई कहाँ है? अन्य जांच एजेंसियां क्या कर रही है? विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी
क्यों भुला दिया गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस से लड़ाई के कारण ही लालू प्रसाद यादव को बार बार जेल जाना पड़ रहा है। अगर लालू प्रसाद यादव बीजेपी से हाथ मिला लेता तो आज वे राजा हरिश्चंद्र कहलाते। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अदालत के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे ही थोड़ा सक्रिय होते हैं लोगों को दिक्कत हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह अंतिम फैसला नहीं है, इसके ऊपर भी अदालत है। हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के पक्ष में फैसला आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हो रहा है इसे पूरा देश देख रहा है, बिहार और यूपी की जनता भी देख रही है। उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से है, इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। अगर भाजपा से वे हाथ मिला लिया होता तो आज वे राजा हरिश्चंद्र कहलाते। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत के तौर पर देखे जाने वाले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी का मुसलमानों से वही रिश्ता है जो एक भारत के नागरिक से होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, ये सवाल किया गया। यह न्यूज 18 के इस सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि चुनाव में कौन वोट देता है ये भी तो देखना पड़ता है। पत्रकार ने अमित शाह से सवाल किया कि क्या मुसलमानों को टिकट नहीं देना राजनीति मजबूरी है। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि मजबूरी नहीं बल्कि राजनीतिक शिष्टाचार है। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव जीतना निश्चित तौर पर जरूरी है, लेकिन जीत के बाद भेदभाव का आरोप हो तब पूछना चाहिए। यह सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार को जनता चुनती है। राजनीतिक प्रकृति तो इसी से जुड़ी है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव को सजा मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना है। मैंने ना तो केस किया था और न ही कराया था। जो लोग आज उनके साथ हैं उन्होंने ही केस किया और करवाया था। केस करने के पहले वे लोग मेरे पास भी आए थे, मैंने उन्हें मना कर दिया था, कहा था कि मुझे केस में नहीं पड़ना। राजद नेता शिवानंद तिवारी की ओर संकेत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि एक आदमी है जो आजकल लालू जी के साथ है, उन्हीं से पूछिए, कोर्ट में ट्रायल हुआ, सजा हुई, वैसे वे ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वे आज की बात थोड़े हैं, जब वे मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा और उन्हें हटाना पड़ा, तब अपनी जगह श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनवा दिए, जहां कई केस में सजा हुई, जेल भी गए। इस बारे में क्या कहना। दोस्तों बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जायरा वसीम और सना खान के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया है। जायरा वसीम सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उन दोनों ने अचानक से ही अपना बयान जारी करके लोगों से अपनी बात शेयर की थी। इनके इंडस्ट्री छोड़ने के बाद फैंस को काफी ज्यादा हैरानी हुई थी। उन्होंने हिजाब में रहने, अल्लाह के रास्ते पर चलने की ठानी थी। वहीं इन एक्ट्रेस के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सब कुछ छोड़कर के हिजाब में रहने की ठानी है, जहां अल्लाह की इबादत में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। वह कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस मजहबी सिद्दीकी है, जो शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है। इसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किया है। आपको बता दूं कि मजहबी सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं ये इसीलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं 2 साल से बहुत परेशान थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले। उन्होंने आगे लिखा है कि अल्लाह की नाफरमानी करके इंसान को कभी भी सुकून नहीं मिल सकता है। आप किसी को खुश करने के लिए जितना भी कुछ कर लो, लोग खुश नहीं होते हैं। इससे बेहतर है कि अल्लाह को खुश रखा जाए। मैं सना खान बहन को 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। जब मजहबी सिद्दीकी ने आगे लिखा है कि अल्लाह की इबादत करके मुझे सुकून मिला है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, मुझे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपको बता दूं कि काफी समय से देश में हिजाब विवाद ने जोर पकड़ रखा है। शायद यही कारण है कि एक्ट्रेस का पोस्ट इतना चर्चा बटोर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि फिल्म मेकर और अभिनेता के अपने ट्वीट को लेकर के छाए रहते हैं। जहां अब एक बार फिर से के ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान एक बयान का मजाक उड़ाया है। दरअसल देश भर के 5 राज्यों में चुनाव है और नेताओं के भाषणों से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी नेता चुनाव में बिजी हैं, तो वहीं इसके भाषण और चुनाव रैलियों में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो क्लिप अमित शाह का वायरल हो रहा है। दरअसल अमित शाह ने रायबरेली में चुनावी रैली के दौरान कह दिया है कि 12वीं के पास करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाएंगे। अमित शाह के इसी बयान का खूब मजाक बन रहा है क्योंकि 12वीं और इंटरमीडिएट एक ही बात होती है। अमित शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए के ने लिखा है कि जो भी 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। के साथ साथ तमाम नेटिज़न इस वीडियो को अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
दोस्तों अब आपको दिल दहला देने वाली एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि दिल्ली के अम्बेडकर इलाके में साल 2007 में भाजपा के टिकट से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी एक महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि महिला की बेटी ने अपने लिव पार्टनर के दोस्त के साथ मिलकर के अंजाम दिया है। मृतका की शिनाख्त सुधा रानी 55 वर्ष के रूप में हुई है। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बेटी देवयानी और लिव इन पार्टनर दोस्त कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दरअसल देवयानी अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी शिबू के साथ दक्षिणपुरी में रह रही थी जब मां को यह पसंद नहीं था। मां सुधा ने अपनी बेटी पर दबाव बनाने के लिए उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देकर खर्चा भी देना बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर के उसने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद लूटपाट के दौरान हुई हत्या का रंग देने का प्रयास किया गया। घटना के अंजाम तक पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस को घर पर महिला की बेटी देवयानी मिली। जब देवयानी ने बताया है कि करीब 9:30 बजे दो बदमाश उनके घर में घुसे। उन्होंने पहले घर में रखा कैश और जेवरात लूटे। मां ने लूटपाट का विरोध किया तो फिर आरोपियों ने गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने सुधा के शव का मुआयना किया तो फिर उसके गले में सोने की चैन और शरीर पर बाकी जेवरात अपनी जगह मिले। जब देवयानी से पूछने पर वे बार बार अपने बयान बदलने लगी। जब शक होने पर पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही देर की पूछताछ के बाद देवयानी टूट गई जब उसने मां की हत्या की बात कबूल कर ली। देवयानी ने बताया है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर कार्तिक से बातचीत की थी जब कार्तिक उसकी मां की हत्या के लिए तैयार हो गया। जब योजना के तहत देवयानी ने नींद की गोलियों का इंतजाम किया। शनिवार शाम को वारदात को अंजाम देने का प्लान बना। जब देवयानी ने घर में मौजूद अपने मामा संजय और मां सुधा को चाय में नींद की गोलियां मिला करके दे दी। मामा दूसरे कमरे में सोता रहा। देवयानी ने आरोपी कार्तिक को बुलाया जब उस समय सुधा अपने बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। जब आरोपी अपने साथ सर्जिकल ब्लेड लेकर आया था जब कार्तिक ने सोते हुए सुधा का ब्लेड से गला रेत दिया। इसके बाद देवयानी ने लूट का मामला बनाने के लिए मां का कैश और जेवरात उसे दे दिया। जब पुलिस ने आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार करके उसके पास से जेवरात बरामद कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं जबकि चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। जहां अक्सर देखा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान फिसल जाती है जिससे उनके विरोधी उनके ऊपर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक सभा में जुबान फिसल गई जिसके बाद उनके विरोधियों ने अमित शाह पर खूब निशाना साधा और सोशल मीडिया पर भी अमित शाह का यह बयान काफी चर्चा में है। एक सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सारे युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने वाले युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और उनके विरोधी उन पर तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि 12वीं के बाद इंटर में जो जाएगा उसको स्मार्टफोन और लैपटॉप। वाह साहब वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम और आप देश के होम मिनिस्टर बन गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो सुनते थे कि बादशाह अकबर के पास अनमोल रत्न थे। एक कहता है कि मई जून में बर्फ ला देंगे और एक कहते हैं कि 12वीं के बाद जो इंटर में जाएंगे। अब आप सोचिए कि देश कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आजकल जब सब कुछ डिजिटल हो गया है तो फिर शादी भी इससे पीछे क्यों रहे। भारत में पिछले कुछ सालों में कई मैट्रिमोनियल साइट आ चुके हैं और यहां ऑनलाइन रिश्ते तय होने का ट्रेंड भी बढ़ गया है। इस ट्रेंड का फायदा बदमाश भी उठा रहे हैं जब वो ऐसे मैट्रिमोनियल साइट का या फिर सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बना करके शादी की बात करते हुए ठगी कर रहे हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप भी इस तरह की शादी का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। जहाँ क्रिमिनल्स इस तरह की वेबसाइट पर अलग अलग तरह के ठग कर रहे हैं। जब ठगी सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल के साथ भी होती है, यानी कि लड़कियों के साथ भी होती है। तो आइए जानते हैं ठगी के तरीके, आखिर ठग कैसे
ठगी का अंजाम देते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि वे वेबसाइट के जरिए आपसे संपर्क करते हैं। अधिकतर मामलों में ठग खुद को विदेश में रहने वाला बताते हैं। जब बातचीत शुरू होती है फिर वे आपको गिफ्ट भेजते हैं। एक दो बार गिफ्ट पहुंचता भी है, इससे आप भरोसा करने लगते हैं। फिर एक दिन वे आपसे इंडिया आने की बात कहते हैं, साथ में आपके लिए महंगा गिफ्ट होने की भी बात बताई जाती है। अचानक कॉल आती है कि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है, छोड़ने के बदले में इतने पैसे देने होंगे। इस तरह से आपको चपत लग जाती है। अब दूसरा तरीका के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ठग आपसे वेबसाइट के जरिए संपर्क करते हैं, फिर बातचीत करते रहते हैं। आपका भरोसा जीतने के बाद अचानक किसी इमरजेंसी का बहाना आपसे बताते हैं और पैसे मांगते हैं। आप भरोसा करके पैसे दे भी देते हैं। अब तीसरा तरीका के बारे में बात करते हैं कि कुछ मामलों में देखने में आया है कि ठग आपको झांसा देकर के शादी भी कर लेते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही आपके पैसे और ज्वेलरी लेकर के वे चंपत हो जाते हैं। इस तरीके के केस में महिला ठगों की भूमिका ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादातर लड़कियां करती है। ठगी का चौथा तरीका के बारे में बात करें तो फिर यह भी देखने में आया है कि ठग आपसे ऑनलाइन जुड़ते हैं। बातचीत शुरू होने के बाद आपको किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ आपको बेहोश करके अश्लील वीडियो बनाकर भी ब्लैकमेल किया जाता है। अगर आप इस तरह की ठगी से बचना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दिवस पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार फिर उतरेगा। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बिहार दिवस समारोह में 3 दिन तक गांधी मैदान में सतरंगी छटा बिखरेगी। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नामी गिरामी कलाकार आएंगे। व्यंजन मेला लगेगा। बिहार दिवस का प्रस्तावित थीम जल जीवन हरियाली है। यह 3 दिवसीय समारोह गांधी मैदान में 22 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा, जहां उद्घाटन 22 मार्च को और समापन 24 मार्च को होगा। गांधी मैदान के साथ ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी साज आवाज की महफिल सजेगी। आपको याद दिला दूं कि गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह का आयोजन कई साल बाद होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के दिशा निर्देश में बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। गांधी मैदान में मुख्य मंच से सटा एक छोटा मंच भी होगा। 4 बड़े पवेलियन होंगे। यह सांस्कृतिक पंडाल होगा। सरकारी विभागों तथा निगम बोर्डों के स्टॉल होंगे। नुक्कड़ नाटक होंगे। प्रशासनिक पवेलियन होगा। शिक्षा विभाग का अपना कंट्रोल रूम होगा। परिसर में सीसीटीवी कैमरे की नजर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी परिवार में मायूसी छा गई है। आरजेडी के जिलों के कार्यालयों में भी मातम छाया हुआ है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद के प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऊपरी न्यायालय में भी गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव की रिहाई का अपील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 80 से अधिक घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी मामले में किसी को कोई सजा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लालू गरीबों के मसीहा हैं, वे गुदरी के लाल हैं, इनके बावजूद उन्हें सजा दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर समेत कई जिलों में 46 लाख फर्जी वोटर मौजूद हैं। चुनाव आयोग इन वोटरों का नाम हटाने जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पीएसई के द्वारा इन लोगों की पहचान की गई है। आयोग अब इन मतदाताओं की पड़ताल कर रही है। खबर के अनुसार मतदाता सूची में एक फोटो पर 2 वोटरों के नाम अलग अलग जिलों और स्थान पर मिला है। कई विधानसभा क्षेत्र में एक फोटो पर 10-10 मतदाताओं के नाम है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक फोटो पर एक अधिक के जगह वोटर कार्ड बनाने वाले लोगों की पहचान किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर में शिक्षक के पद पर चयनित 23 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों के टीईटी कागजात में गड़बड़ी मिली है। खबर के अनुसार भागलपुर में शिक्षक के पद पर चयनित 1400 अभ्यर्थियों में से 23 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद नियोजन इकाई ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग पटना मुख्यालय को दी है, जब मुख्यालय के द्वारा बहुत जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि 23 फरवरी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। विभाग नियुक्ति पत्र देने से पहले सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को एक एक करके जांच कर रही है, जिसमें कई अभ्यर्थियों के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 114 नकलची धराए गए हैं। वहीं कई जगहों पर दूसरे के स्थान पर यानी कि दूसरे के जगह परीक्षा दे रहे कई लोगों को भी पकड़ा गया है। खबर के अनुसार कल परीक्षा में 114 नकलचियों को निष्कासित किया गया है, जबकि 4 ऐसे स्टूडेंट को पकड़ा गया है जो दूसरे के स्थान पर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दूं कि कल पटना में 2, गोपालगंज में 2, मधुबनी में 3, गया में 6, नवादा में 3, सारण में 14, सुपौल में 1, खगड़िया में 3, रोहतास में 8, सहरसा में 5, मुंगेर में 2, सीतामढ़ी में 8, वैशाली में 23, सिवान में 3, नालंदा में 14, भोजपुर में 14, जमुई में 1 और बेगूसराय में 1 नकलची को पकड़ा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 3 महीने में 7वीं बार एक और साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। इस बार पुलिस ने कमीशन पर काम करने वाला नहीं बल्कि खुद लोगों से साइबर ठगी करने वाला सरगना स्नातक पास छात्रों को पकड़ा है। जहां गिरफ्तार आरोपित कुंदन कुमार नालंदा के बिहार शरीफ में स्थित मुरोड़ा सहडी का रहने वाला है। इसके पास से 33 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, 9 पासबुक और 3 चेक बुक मिले हैं। जहां इसके अलावा 1 लाख रुपए कैश के साथ एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो कुंदन ने बताया है कि नालंदा से स्नातक तक पढ़ाई की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सोमवार को पटना में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में हैं और 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में कई नेता लगे हुए हैं। इसीलिए चुनाव के बाद जाति आधारित जनगणना के संबंध में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना से समाज के सभी वर्गों को लाभ होने की बात दोहराते हुए कहा है कि बिहार में इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए वे जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। जाति जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि निश्चित रूप से हम बिहार सरकार की तरफ से इसे करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका ऐलान करने से पहले हम चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठें ताकि सभी लोगों के विचार सामने आए। इस संबंध में हमने पहले भी आपको बताया है, इसको लेकर के हम सक्रिय हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा है। मेरी नज़रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग ही भगवान हैं। मैं उन्हें भगवान मानकर रोज उनकी पूजा करता हूं और लोगों से भी कहूंगा कि वे उनकी पूजा करें। उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा हूं एनडीए के साथ रहूंगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि देश में आज़ादी के बाद आज तक नरेंद्र मोदी जैसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के साथ ही विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। कोरोना महामारी का मजबूती से सामना करते हुए 150 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा कराया है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में पारस ने कहा है कि वहां बाघ बकरी की लड़ाई हो रही है। प्रधानमंत्री के सामने कोई टिकने वाले नहीं है। एनडीए पूरी बहुमत के साथ 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार हो या फिर देश 2024 और 2029 तक पीएम सीएम की कोई भी वैकेंसी नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी व्हाट्सएप पर हार्ट इमोजी भेजते हैं और आप सऊदी में रहते हैं तो फिर आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि व्हाट्सएप पर हार्ट इमोजी भेजना भारी पड़ सकता है आपको। इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के अरबों यूजर्स कर रहे हैं। कई बार अपने करीबी लोगों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर हम हार्ट इमोजी भेजते हैं, यानी कि दिल की इमोजी भेजते हैं। हालांकि सऊदी अरब में ऐसा करना आपको जेल पहुंचा सकता है। जी हाँ, गल्फ न्यूज ने ओकेज न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि व्हाट्सएप पर किसी को भी रेड हार्ट इमोजी भेजने वालों को जेल या फिर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पता चला कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर रेड हार्ट इमोजी भेजने पर 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, साथ ही 1 लाख सऊदी रियाल यानी कि लगभग इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट करें तो 19,90,328 रुपये को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में एंटी फ्रॉड एसोसिएशन के सदस्य ने बताया है कि व्हाट्सएप पर हार्ट इमोजी भेजना, रेड हार्ट इमोजी भेजना कानून के अनुसार एक उत्पीड़न अपराध है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी शिकायत कर देते तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप यूजर्स को सहमति के बिना अन्य यूजर्स के साथ अप्रिय या फिर अनचाहे बातचीत में शामिल होने और हार्ट इमोजी के खिलाफ चेतावनी दी है। हालांकि कार्रवाई से पहले व्यक्ति को कानून के तहत दोषी साबित करना होगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि हिजाब विवाद को लेकर देश भर में मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वे किसी भी धार्मिक पोशाक को स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में पहनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के पक्ष में है, लेकिन अभी ये मामला हाईकोर्ट में है। अमित शाह ने कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं सभी धर्मों के छात्रों को शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मामले को आस्था से नहीं बल्कि जोड़ना चाहिए। न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि अब इस मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह सभी को स्वीकार करना होगा। अमित शाह ने कहा है कि हमें यह तय कर लेना चाहिए कि यह देश संविधान से चलेगा, इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय केवल अदालत के निर्णय तक रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या मामले में अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जहां हालांकि आरोपी के नामों का खुलासा नहीं हो सका है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने कहा है कि हत्या के पीछे 4 से 5 लोग हैं, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन बदमाशों को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा जो सोचते हैं कि इस तरीके की हरकत करने के बाद वे बच सकते हैं, जहां इस तरीके के रवैया का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने हर्ष के परिजनों से बातचीत की है, उन्हें ढांढस बताया है। गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने कहा है कि हर्ष के परिवार ने न्याय की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक निपटाने के बाद बिहार निर्वाचन आयोग गर्व कर रहा है, लेकिन अब पंचायत चुनाव को लेकर के ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो किसी के लिए भी हैरान करने वाली है। जब पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों के खाने और फिर दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह के पैसों का खेल हुआ है, इसकी पोल खुल गई है। यह चुनाव के दौरान मतदान और पुलिसकर्मी पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के सिर्फ 13 जिलों में खाने पर 7 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा सिर्फ जलेबी और दूसरे मिठाइयों के खाने पर खर्च किए गए हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार पंचायत चुनाव में बेहताशा खर्च किया गया। शानो शौकत ऐसे कि बिहार के एक कोने में होने वाले चुनाव में राज्य के दूसरे कोने से खाना खिलाने वाले वेंडर आए तो उत्तर प्रदेश से टेंट सामियाना मंगवाया गया। चुनाव में हुए खर्च का जो बिल जमा किया गया है, इसके एवज में जमा किए गए कई बिलों में GST नंबर भी नहीं है और सीरियल नंबर भी गलत निकला है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के सीमाओं से जुड़ी इन जिलों के लिए जिन वेंडरों को टेंडर दिया गया है, उनमें अधिकतर पटना के रहने वाले हैं। यह तात्पर्य यह है कि पटना के इन जिलों के लिए खाने के सामान पहुंचाए गए। यहां दरभंगा के वेंडर से खाने की आपूर्ति कराई गई थी। जब भोजन और नाश्ता भी साधारण किस्म का था। जब चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा खर्च भी इसी जिले में लगभग 13 करोड़ रुपए हुआ। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।